to Volume Education Academy. Today we'll be dealing with a legal maxim, that is volenti non fit injuria. Now this is a very important legal concept in tort law. टॉर्ट लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ऑब्वियसली दिस इज इन लैटिन लैंग्वेज, और ये बात ध्यान रखने की है कि लॉ में बहुत सारे मैक्सिम्स, बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं. तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ये पहला लीगल मैक्सिम है जिसको हम डिस्कस करेंगे. पर इस लीगल मैक्सिम में जाने से पहले मैं आपको इसकी रेलेवेंस जो हम आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा. यूजुअली आपने टीवी में ऐड देखे होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐड है, जैसे मान लीजिए ग्रो का ऐड है या जीरोधा का ऐड है, यूट्यूब में देखा हो या टीवी में देखा हो, उसमें पूरा ऐड खत्म होने के बाद एक डिस्क्लेमर बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली. तो बेसिकली ये जो लाइन बोली जा रही है ये इसी लीगल मैक्सिम के बारे में है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, आप एक स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं, अपनी फर्म चलाना चाहते हैं, और उस फर्म में आप अभी काम शुरू कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आप क्लाइंट ढूंढेंगे, क्लाइंट पकड़ेंगे और उनका पैसा अपनी समझ से मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. कहने का मतलब है उनके बिहाफ पे काम करेंगे. तो ऑब्वियस ही बात है कि पर्सन ए जो आपका क्लाइंट है ये आपको पैसा दे रहा है, और आप मान लीजिए XYZ आपका नाम है, XYZ आप इस पर्सन के बिहाफ पे इसके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब मान लीजिए कि दो सिचुएशन हो सकती हैं ऐसा जब अगर कोई इन्वायरमेंट हो, ऐसा सिनेरियो हो, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. या तो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ पैसा ऊपर जाएगा या फिर पैसा डूब जाएगा. अगर पैसा ऊपर गया यानी कि प्रॉफिट हुआ तो आपको भी फायदा है, इस इंसान को भी फायदा है. पर अगर पैसा डूब गया तो इस इंसान का तो लॉस है, सीधे सीधे लॉस है. अब अगर इस इंसान का लॉस है तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई पैसा मैंने तुम्हारे कहने पे लगाया था और वो पैसा डूब गया, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मेरे पैसे जो डूब गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पर्सन ए है वो तो ये चाहेगा कि भाई मेरे पैसा जो डूब गया है उसकी रिकवरी XYZ से हो जाए. पर आपके ऊपर अगर ये बात आ जाए तो आप हमेशा ये चाहोगे कि पैसे की रिकवरी मेरे से ना हो. तो आप क्या करोगे? आप सीधे सीधे उसको वो कागज दिखाओगे जहां पे आपने लिखा हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो? आप इस लीगल मैक्सिम पे खेलने की कोशिश कर रहे हो. इस लीगल मैक्सिम पे, इस लीगल मैक्सिम पे जो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. और इसी चीज को हम आज समझने की कोशिश करते हैं. तो ये बेसिकली है क्या? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज अ लैटिन लीगल मैक्सिम जिसका मतलब है, मीनिंग है, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन. टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन. कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे पता है, मान लो मैं ही वो पर्सन ए हूं और मुझे अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहा है XYZ उससे रिलेटेड सारे रिस्क्स के बारे में अगर पर्सन ए को जानकारी है, और कल की तारीख में पैसा इन्वेस्ट होने के बाद, मतलब कल की तारीख में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने के बाद अगर वो पैसा डूब जाता है, वो पैसा लॉस में चले जाता है, तो मैं बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे XYZ कंपनसेट करे. क्यों? क्योंकि मैं वो विलिंग पर्सन हूं, मैं वो अग्रीइंग पर्सन हूं, मैं वो विलिंग पर्सन हूं जिसको सारे के सारे रिस्क्स की जानकारी थी. और सारी जानकारी, सारे रिस्क की जानकारी होने के बावजूद मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो कल की तारीख में ऑन अ फ्यूचर डेट आई कैन नॉट क्लेम दैट
I was not informed about the risks, I was not told about the risks, therefore the liability or the responsibility for my loss will be not with me but with the person whom I have given the money. कहने का मतलब है कि कल की तारीख में मैं compensation XYZ से claim नहीं कर सकता. This is the simple meaning of this line, that voluntary non-fit injuria, meaning to a willing person no injury is done. आगे देखते हैं. A person who knowingly and voluntarily accepts a particular risk generally cannot claim compensation for the harm arising from that accepted risk, and it operates as a defense in tort. Now यहां पे थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म आ रहा है, डिफेंस इन टॉर्ट. टॉर्ट पहले तो ये समझ लो, टॉर्ट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ. जैसे सिविल लॉ होता है. सिविल लॉ के अंदर क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए भी बोलते हैं इसे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो ये सारे बहुत सारे सिविल लॉज हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में बड़ा फेमस हो रखा है. उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, अभी हाल ही में असम ने भी कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगेन द वर्ड सिविल इज कमिंग, देयरफॉर इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिविल लॉ. फिर क्या हुआ? दूसरा हुआ आपका क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में जैसे अभी आईपीसी है, या आईपीसी था, अब इसका नाम चेंज किया गया और कुछ प्रोविजंस को भी चेंज किया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है. देन देयर वाज समथिंग कॉल्ड ए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. अब इसको क्या किया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस. सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिमिनल लॉ. वैसे ही एक चीज होता है टॉर्ट लॉ, जिसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं. ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. सो यहां ये स्लाइड हमने देख ली कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या हुआ? टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन. कहने का मतलब है कि अ पर्सन हु विलिंगली एंड वॉलंटरीली एक्सेप्ट्स अ पर्टिकुलर रिस्क जनरली कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर हार्म अराइजिंग फ्रॉम दैट एक्सेप्टेड रिस्क, एंड इट ऑपरेट्स एज अ डिफेंस. डिफेंस क्या होगा? वही हमारा वाला एग्जाम्पल. पर्सन ए था जिसका पैसा डूब गया. क्यों डूबा? क्योंकि उसने पर्सन XYZ के ऊपर भरोसा करके पैसा उसके हाथ में दिया था कि XYZ को पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. पैसा डूब गया. अब अगर पैसा डूब गया तो ए XYZ से कह रहा है कि भाई मेरा पैसा निकाल, तूने मेरा पैसा डुबो दिया. XYZ कह रहा है कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैंने तुमको पहले ही सारे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बता दिया था. मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ, मामला चला गया कोर्ट में. तो कोर्ट में जो केस बनेगा वो A वर्सेस XYZ बन जाएगा, जिसमें A जो होगा प्लेंटिफ होगा, वादी हिंदी में बोलते हैं. A होगा प्लेंटिफ, XYZ होगा रिस्पोंडेंट. A वो पर्सन है जिसको कंप्लेंट है, XYZ वो पर्सन है जिसको अपनी जान छुटानी है, सिंपल भाषा में. अब A जो होगा अपनी दलील पेश करेगा अपने केस को मजबूत करने के लिए, और XYZ डिफेंस देगा. डिफेंस क्या होगा? वो अपने बचाव में जो दलील देगा उसको डिफेंस बोला जाता है. ठीक है, और जैसा कि स्लाइड कह रही है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ऑपरेट्स एज अ डिफेंस इन द टॉर्ट. कहने का मतलब है कि जब भी इस केस की बहस कोर्ट में चल रही होगी तो XYZ का जो वकील होगा वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो लीगल मैक्सिम है इसको कोर्ट में जज के सामने इन्वोक करेगा. क्लियर है? बोलेगा कि सर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम है उसके हिसाब से किसी इंसान को अगर पूरी जानकारी है एसोसिएटेड रिस्क के बारे में और तब भी वो इंसान वो काम कर रहा है, तो अगर वो खराब हो जाता है, वो काम के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, तब दूसरे पर्सन की लायबिलिटी नहीं बनती. चलिए आगे देखते हैं. अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? कह देने से कुछ नहीं होता, आपको उसके डिटेलिंग में जाना जरूरी होगा. क्यों? क्योंकि जज के सामने आपको अपनी बात प्रूफ करनी है, XYZ को अपनी बात प्रूफ करनी है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूफ करना पड़ेगा. तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं. सबसे पहला है नॉलेज ऑफ रिस्क. रिस्क की जानकारी होना. द क्लेमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिलेवेंट रिस्क. हमारे केस में मामला किनके बीच में था? A वर्सेस XYZ.
अब अगर XYZ को वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेना है तो उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि XYZ पर्सन ए को सारे के सारे रिस्क्स के बारे में जानकारी दे दी थी, नॉलेज दे दी थी। सबसे पहली बात क्लियर है यहां तक कहानी। सेकंड, फ्री एंड वॉलेंटरी कंसेंट। कंसेंट मस्ट बी जेन्युइन एंड नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू कोअर्जन और लैक ऑफ चॉइस। फ्री एंड वॉलेंटरी कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या हुआ? हामी। कंसेंट का मतलब हुआ यस। कंसेंट का मतलब हुआ हामी। किसी की बात को आप, किसी के प्रपोजल को आप कह रहे हो यस आई एक्सेप्ट, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंसेंट। तो यहां पे क्या है? फ्री एंड वॉलेंटरी कंसेंट। अब कंसेंट यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसेंट तो है ही है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एंड वॉलेंटरी। अब कोई भी चीज फ्री एंड वॉलेंटरी कब नहीं होगी? कोई भी चीज फ्री एंड वॉलेंटरी कब नहीं होगी? फ्री एंड वॉलेंटरी कोई चीज तब नहीं होगी जब जिस पर्सन को कंसेंट देनी है उसके ऊपर कोई दबाव हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो। फॉर एग्जाम्पल XYZ क्या करे, एक ही कनपट्टी पे बंदूक रख दे, एक के यहां पे सर के ऊपर बंदूक रख दे कि अपना पैसा मुझे दे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में पर्सन ए अपनी जान बचाने के लिए पैसा नहीं देगा? बिल्कुल पैसा देगा। पैसा तो वो दे रहा है, पर क्या वो पैसा जो पर्सन ए दे रहा है, कनपट्टी बंदूक जो है सर पे लगी हुई है, तब क्या वो कंसेंट फ्री मानी जाएगी? वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, वो कोअर्शन या फिर लैक ऑफ चॉइस की वजह से होगी। लैक ऑफ चॉइस का मतलब क्या हुआ? या तो तुम पैसा दो या फिर गोली खाओ मर जाओ। सो फ्री कंसेंट यहां पे नहीं है। तो जो जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट जो है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए, वो है फ्री एंड वॉलेंटरी कंसेंट। तीसरा क्या है? तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सेप्टेंस मतलब आपने नॉलेज ले ली रिस्क क्या थे, रिस्क को आपने सारे रिस्क को एक्सेप्ट करते हुए आपने कहा कि हां ठीक है, मेरे को यह समझ में आ रहा है। और एक्सेप्टेंस ये है, एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि आप जो भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी रिस्क को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उसके बारे में एक एक्सप्रेस और इंप्लाइड मैनर में ये बताएंगे कि आई एक्सेप्ट। छोटा सा एग्जांपल ले लो। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप आपने डाउनलोड किया, गूगल में प्ले स्टोर में किया, चाहे एप्पल में आईफोन वाले स्टोर में किया, तो ऐप डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वो तुरंत ही फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं कर देता। वो आपसे 2-3 परमिशंस मांगता है कि वो आपकी फोन बुक को एक्सेस करना चाहता है, आपकी गैलरी को एक्सेस करना चाहता है, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करना चाहता है। और यूजुअली जो भारत की जनता है वो 3 ये क्वेश्चन होते हैं, उसमें येस ही मारती है, येस येस येस, चलो भाई काम निपट गया, आगे बढ़ो, अपना काम करो, व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे जो भी चीज़ हो। अब यहां पे आप ये देखिए कि आप मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में आप अपना पर्सनल डेटा डाल रहे हैं, आप अपना पर्सनल डेटा डाल रहे हैं, यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द रिस्क। आपने सारे के सारे जो परमिशंस थे वो ग्रांट कर दिए और फ्रीली ग्रांट किए, तो फ्री एंड वॉलेंटरी कंसेंट हुआ। और आप 3 क्वेश्चंस जो पूछ रहा है कि आई वांट टू एक्सेस योर फोन बुक, आई वांट टू एक्सेस योर गैलरी, आई वांट टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, आप उसकी परमिशन को भी ओके वाले बटन को प्रेस कर दे रहे हो। मतलब आप एक्सप्रेस वे में, एक्सप्रेस इन द सेंस आप बिल्कुल एक्शन के थ्रू दिखा रहे हो कि यस आई एक्सेप्ट ऑल द रिस्क। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। तो अगर ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, अगर ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कंसेंट था, जो पूरा प्रिंसिपल है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 मिनट, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दूसरी वाली बात कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया में जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी के ऊपर फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्रीली आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप अपनी एक्सेप्टेंस को, जो रिस्क की एक्सेप्टेंस है, उसको दर्शा भी रहे हैं, उसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ओके का बटन को प्रेस करना। आगे देखते हैं।
अब यहां पे ये ध्यान रखने की है, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नॉलेज इज नॉट द सेम एज कंसेंट। यहां पे आप देखिए, यहां पे दो चीजें बोली गई हैं, नॉलेज अलग पॉइंट है, कंसेंट अलग पॉइंट है। क्लियर है? दोनों ही चीजों का बातों का एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा हो कि सिर्फ नॉलेज है और कंसेंट नहीं है, अगर ऐसा हो कि अगर सिर्फ नॉलेज है, रिस्क के बारे में जानकारी है, पर रिस्क को अंडरटेक करने का कंसेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये फेल कर जाएगा। तो नॉलेज इज नॉट सेम एज कंसेंट। जानकारी होना अलग बात है, जानकारी होने के बावजूद कंसेंट देना अलग बात है। यही कानून की, यही लॉ की खूबसूरती है। कानून को समझना कोई बहुत टफ काम नहीं है। उतनी मोटी किताबें जो आप देखते हो वकीलों के चेंबर में जो पीछे लिखी होती हैं, वो जो मोटी मोटी किताबें रखी होती हैं, वो बेसिकली अगर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें उतने में काम आपका हो जाता है। लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। इफ यू यूज दैट यू विल बी थ्रू एंड थ्रू। सो नॉलेज इज नॉट सेम एज कंसेंट। A person may know that an activity is dangerous without agreeing to waive legal rights. This distinction is especially important in employment cases. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हम इसको केस लॉ से देखें। अब ये बड़ा ही फेमस केस लॉ है, नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिया का नहीं है। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब लिमिटेड 1933। लगभग आज से आप मान लीजिए 100 साल पुराना केस है। हम 2026 में बैठे हैं, 1933 1933 का केस है। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? अ स्पेक्टेटर, दर्शक, स्पेक्टेटर जो स्टेडियम में मोटर रेसिंग इवेंट में जो लोग मोटर रेसिंग देखने के लिए जा रहे होते हैं, आपका ग्रैंड प्री जो F1 रेसिंग हुई वो समझिए। अ स्पेक्टेटर एट अ मोटर रेसिंग इवेंट वाज इंजर्ड व्हेन कार्स कोलाइडेड एंड वन एंटर्ड द स्पेक्टेटर एरिया। F1 रेसिंग, ग्रैंड प्री वगैरह जो होती है उसमें रोड के दोनों साइड लोग गाड़ियों की रेस देख रहे होते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कार्स जो है वो आपस में कोलाइड कर रही हैं। अब वो कोलाइड करने के बाद इतनी हाई स्पीड में कोलिजन होता है कि एक्सीडेंट बड़े ही डेंजरस किस्म के होते हैं और गाड़ियां उछल रही होती हैं, बिल्कुल किसी मूवी के फ्रेम की तरह। सो ऐसा ही कुछ हुआ कि एक बंदा था, वो मोटर रेसिंग देख रहा था। मान लीजिए ये सड़क है और दो गाड़ियां हैं और ये अपना हीरो हो गया जो वहाँ बड़ा खुश है, और ये गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई और एक गाड़ी उछल करके इसकी साइड आ गई। अब जब गाड़ी उछल करके इसकी साइड आई तो इस बंदे को चोट लग गई। जब इस बंदे को चोट लगी तो उसने कहा, इस बंदे ने कहा कि भाई मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है। मेरे राइट्स का राइट कौन से है? राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इस राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वायलेशन हुआ। इस बंदे ने ऑटो रेसिंग क्लब को ही कोर्ट में लेकर के चले गया। इस बंदे का नाम था हॉल, सरनेम रहा होगा ऑब्वियसली, कोई माँ बाप अपने बच्चों का पहला नेम हॉल तो नहीं रखेगा, सरनेम रहा होगा। तो हॉल साहब जो थे ये ऑटो रेसिंग क्लब को कोर्ट में लेकर के गए और उनसे बोला कि भैया, कोर्ट से बोला जज साहब से कि जज साहब मेरे को कॉम्पनसेशन दिलवाइए। ठीक है, बहस चली। जब बहस चली तो ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब ने क्या किया, इन्होंने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाले जो डिफेंस है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाले सिस्टम को, जो लीगल मैक्सिम है, उसको इन्वोक किया और इन्वोक करा करके बोला कि सर जो भी पर्सन ऑटो रेसिंग के इवेंट को देखने के लिए आएगा उसको इस बात की जानकारी है कि ऑटो रेसिंग जहां भी हो रही होगी वो एक डेंजरस एनवायरनमेंट है, यानी कि नॉलेज ऑफ रिस्क था। ठीक है। दूसरी बात, वो बंदा वहां तब भी टिकट लेकर के आया तो उसका टिकट खरीदना और टिकट लेकर के उस पर्टिकुलर स्पॉट पे प्रेजेंट होना कंसेंट भी दिखा रहा है और एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क भी दिखा रहा है। तो जब तीनों ही चीजें इसमें लागू हो रही हैं कि नॉलेज भी है, आप कंसेंट भी दे रहे हैं और आप रिस्क को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन है उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और यही बात यहां बोली गई। डिसीजन क्या था? ऑर्डिनरी रिस्क इज इनहेरेंट इन वॉचिंग मोटर रेसिंग were treated as risks that the spectator had accepted। मतलब इस तरह की कोई चीज होगी, कोई हाई स्पीड में रेसिंग हो रही होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि गाड़ियां आपस में टकरा सकती हैं, कुछ एक्सीडेंट टाइप का हो सकता है, गाड़ी उछल भी सकती है, 50 तरह की चीजें हैं जो हो सकती हैं। तो इन सारे रिस्क्स को जो स्पेक्टेटर है उसने एक्सेप्ट किया। तो इसमें प्रिंसिपल क्या निकल करके आया? स्पेक्टेटर्स मे एक्सेप्ट ऑर्डिनरी एंड इनहेरेंट रिस्क ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट।
गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब आप खुद बताइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या हॉल को कॉम्पनसेशन मिलेगा? ऐसी सिचुएशन में क्या हॉल को कॉम्पनसेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तीनों ही जो कंडीशनैलिटीज हैं, नॉलेज ऑफ रिस्क, फ्री एंड वॉलेंट्री कंसेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, ये तीनों फुलफिल हो रही हैं। जब ये तीनों फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है यहां तक कहानी? आगे चलते हैं। अब एक कोई ऐसा केस देखते हैं जहां पे कॉम्पनसेशन मिला, यानी कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो डिफेंस था वो फेल कर गया। स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स 1891, 100 साल से भी पहले का केस। अब इसमें कहानी क्या थी कि जो स्मिथ है ये प्लेंटिफ है, क्योंकि इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, यही कोर्ट में गया है। An employee knew of the danger from heavy stones moved by a crane and had complained but continued working and was injured. स्मिथ वो बंदा है जिसको चोट लगी। चोट कैसे लगी? ये है स्मिथ, ये कहीं बैठ के काम कर रहा है और कहीं पे कोई एक क्रेन है, वो कुछ हैवी स्टोन लेकर के इसके ऊपर से गुजर रही है। कोई कंस्ट्रक्शन साइट रही होगी जहां पे यूजुअली इस टाइप का आर्किटेक्चर या इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। अब ये स्टोन या पत्थर, भारी पत्थर को एक क्रेन एक जगह से दूसरी जगह उठा करके काम कर रही है और वहीं जमीन में नीचे जो स्मिथ बंदा है वो कुछ काम कर रहा है। अब जो ये स्मिथ बंदा था, इसको इस पूरे इन्वायरमेंट में जो रिस्क्स थे उनके बारे में जानकारी थी। मतलब नॉलेज वॉज देयर, नॉलेज वॉज देयर, रिस्क की नॉलेज थी। अब अगर आपको सिर्फ अगेन कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपके पास रिस्क की नॉलेज है तो क्या आप वो रिस्की एक्शन या वो रिस्की बिहेवियर करोगे? सिंपल सी बात। अगर आपको रिस्क की जानकारी है तो क्या आप उस रिस्की एनवायरनमेंट में जाना पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है। कॉमन सेंस कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अननेसेसरी रिस्क क्यों उठाएगा? पर लेकिन ये स्मिथ अननेसेसरीली, उसको रिस्क की जानकारी होने के बावजूद वो उस रिस्की एनवायरनमेंट में काम कर रहा था। यानी कि ऑल्दो ही हैज कंप्लेंड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग इन द रिस्की एनवायरनमेंट। रिस्की एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होने के बावजूद वो बंदा रिस्की एनवायरनमेंट में काम कर रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में नॉलेज है, क्या कंसेंट मानी जाएगी? क्या एक्सेप्टेंस के बारे में क्या जानकारी होगी? नॉलेज है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसेंट एक तरीके से नहीं है, क्योंकि पर्सन अपनी जानकारी से तो काम कर रहा है बट अपने सिचुएशन को वो आगे बढ़ा रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसी सिचुएशन में नॉलेज इज नॉट इक्वल टू कंसेंट एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन? स्मिथ वर्सेस बेकर में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया फेल कर जाएगा। क्लियर है यहां तक कहानी? तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।